हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी को गुड इवनिंग। आपका जो है वो स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, मैं देख लूँगी और फिर उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपका जो कोई कन्फ्यूजन होता है या आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं आपको जो वो हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। अब नेक्स्ट आती है कि हमारा जो है वो राजस्थान का अफवाह तंत्र का टॉपिक जो वो चल रहा था और उसको जो है वो आज हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि मुझे लग रहा है कि आज जो है वो हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो हम जो है वो अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है वो हमारी सारी रिवर्स, यानी कि हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र में आने वाली जितनी भी रिवर्स थी, छोटी से छोटी रिवर को भी जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई की है या अच्छे तरीके से हमने जो वो पढ़ा है। नेक्स्ट बात आती है कि अब जो है वो मैंने सारी जितनी भी मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी की जितनी क्लासेस ली है उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप सबसे पहले जो है वो सारी प्लेलिस्ट में से सारी क्लासेस अटेंड करना, फिर नेक्स्ट जो है वो ये क्लास लेना, क्योंकि बीच में से आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग से जो है वो हम जैसे जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं वैसे उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप पढ़ते जाना, ठीक है। तो अब हम जो है वो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र में राजस्थान के बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हम पढ़ रहे थे। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में हमने जो है वो चंबल रिवर के बारे में पढ़ लिया था, बनास रिवर के बारे में हम पढ़ रहे थे, फिर चंबल रिवर की जैसे सहायक रिवर के बारे में हमने पढ़ा था, उसी प्रकार हम बनास रिवर की जो सहायक रिवर आती है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है। अब हम जो है वो उनकी डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे खत्म होती है, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा डैम आ जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी कोठारी नदी, जो कि बनास नदी की सहायक नदी आ जाती है, जिससे रिलेटेड जो है वो हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं बनास नदी की सहायक नदी। बनास नदी की सहायक नदियां जो है वो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम अगली रिवर यानी कि एक रिवर देखेंगे, कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा आ जाता है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर। मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर आता है, जो कि कहाँ पे आता है? तो मेजा बांध भीलवाड़ा में आता है, कोठारी नदी के ऊपर। एक आती है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ पे आती है? तो ये भीलवाड़ा में आती है। और किस नदी के ऊपर आती है? तो ये कोठारी नदी के ऊपर आती है। बागोर सभ्यता में जो है वो मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष जो है वो हमें बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सॉरी, यानी कि बागोर सभ्यता कहाँ पे आ जाती है? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में आ जाती है और ये मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये नदी जो है वो कहाँ पे जाके जो है वो और एक आता है कि ये जो मेजा बांध आता है ये भीलवाड़ा में आता है, इसके ऊपर ग्रीन माउंट पार्क भी जो है वो इसके नजदीक आता है। यानी कि इस बांध के नजदीक ग्रीन माउंट पार्क भी आता है। यानी कि मेजा डैम के पास में जो है वो ग्रीन माउंट पार्क भी आता है। अब आता है लास्ट में कि इस नदी का जो है वो विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है, इसका संगम कहाँ पे जाके हो जाता है? विलीन या संगम हो जाता है नंदराय गांव
नंदराय गांव कोटरी तहसील यानी कि कोठारी नदी का विलय जो है वो नंदराय गांव कोटरी तहसील शाहपुरा में जो है वो बनास में जाके मिल जाती है। ये सवाईमाधोपुर नहीं, भीलवाड़ा से विभाजित होकर नया जिला बना था शाहपुरा, वहां तक जो वो इसका प्रवाह क्षेत्र आता है शाहपुरा। कोटरी तहसील शाहपुरा में बनास में विलय, यानी कि इसका विलीन या इसका संगम जो वो नंदराय गांव कोटरी तहसील शाहपुरा में बनास में विलय हो जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो आता है, इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में आता है, राजसमंद, भीलवाड़ा, उसके बाद में शाहपुरा। ठीक है, ये तो ये हमारी कोठारी नदी के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आप जो है वो नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट नदी देखते हैं खारी नदी, यानी कि खारी नदी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आ जाती है वो। नेक्स्ट रिवर आती है हमारी खारी नदी। खारी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो खारी नदी का उद्गम बिजराला की पहाड़ी राजसमंद, बिजराला की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। और एक शहर आता है विजयनगर। विजयनगर कहाँ पे आता है, तो ये ब्यावर में आता है। खारी नदी के पास स्थित शहर विजयनगर ब्यावर जो वो खारी नदी के नजदीक स्थित शहर आ जाता है। और इस नदी का विलय कहाँ पे जाके होता है सॉरी, तो इसका विलय कहाँ पे जाके हो जाता है, तो इसका विलय जो है वो बनास नदी में जाके होता है। यानी कि खारी नदी का विलय कहाँ पे होता है, तो इसका विलय बनास नदी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा आता है। तो खारी नदी का प्रवाह क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद से तो ये निकलती है, तो राजसमंद आ जाएगा। उसके बाद में जो है ये भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया था शाहपुरा। शाहपुरा के बाद में ये जाती है केकड़ी, और इसके साथ में ये ब्यावर जिले का विजयनगर इसी नदी के किनारे आता है। और उसके बाद में टोंक में जाकर जो है वो बनास नदी में मिल जाती है, बनास में विलय। और खारी नदी के द्वारा जो है वो त्रिवेणी संगम का निर्माण भी किया जाता है। त्रिवेणी संगम का निर्माण खारी नदी के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। जो कि कहाँ पे करती हैं, तो ये करती हैं राजमहल टोंक में जो है वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है, खारी नदी, डाई नदी व बनास नदी मिलकर जो है वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। विजयनगर ब्यावर जो है वो खारी नदी के पास स्थित शहर आ जाता है। इसका विलय बनास नदी में होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, हजम और इसके साथ में जो वो टोंक में जो इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट नदी हमारी आती है डाई नदी, यानी कि डाई नदी के बारे में जो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि अगली नदी हमारी आती है डाई नदी। तो डाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में जब समझाया था मैप के अकॉर्डिंग तभी मैंने बता दिया था। तो डाई नदी का उद्गम जो है वो नसीराबाद अजमेर से डाई नदी का उद्गम होता है। और केकड़ी बांध, यानी कि केकड़ी के पास में जो है वो केकड़ी जिले में एक बांध आ जाता है, एक डैम आ जाता है लसाड़िया बांध, लसाड़िया डैम, जो कि केकड़ी जिले में है। और ये जो है उसका विलय कहाँ पे जाके हो जाती है, विलय कहाँ पे जाके होती है, तो ये राजमहल टोंक में जाके जो वो बनास नदी में मिल जाती है, बनास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका प्रवाह क्षेत्र
प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में आ जाता है? तो अजमेर से तो ये निकलती है। अजमेर के बाद में अजमेर को विभाजित करके केकड़ी नया जिला बनाया गया था, तो उसके बाद में केकड़ी में और उसके बाद में टोंक में। और ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है टोंक, राजमहल टोंक में, तो जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो अगर हम के लिए देखें तो हम जो है वो बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सबसे पहले देखा था कोठारी नदी के बारे में। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध आ जाता है जो कि भीलवाड़ा में आता है। मेजा बांध के पास में जो वो ग्रीन माउंट पार्क भी बना हुआ है। इसके साथ में कोठारी नदी के ऊपर बागोर सभ्यता आ जाती है, जहाँ पर हमें मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष जो है वो यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में आ जाता है। एक तो जो है वो राजसमंद में आता है और उसके बाद में जो वो भीलवाड़ा में आता है। भीलवाड़ा को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था शाहपुरा, तो इसमें इसका जो वो प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। उद्गम जो वो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका विलीन या इसका संगम कहाँ पे जाके हो जाता है? तो ये जो है वो नंदराय गांव जो कि कोटरी तहसील शाहपुरा में आता है, वहां पे जाके कोठारी नदी का जो वो विलय या संगम हो जाता है। खारी नदी का उद्गम जो है, खारी नदी भी बनास नदी की सहायक नदी आती है। इसका उद्गम बिजराला की पहाड़ी कहाँ से होता है? बिजराला की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो राजस्थान के कितने जिलों में आ जाता है? तो इसमें राजसमंद में आता है, फिर भीलवाड़ा में, शाहपुरा में, ब्यावर में, केकड़ी में, और इसके साथ में जो है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में जो ये बनास में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट आता है कि इसका विलय कहाँ पे होता है? तो बनास में होता है। और टोंक जिले का एक विजयनगर मतलब टोंक जिले का नहीं, टोंक जिले में जाके तो ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी तीनों जाकर जो वो राजमहल टोंक में किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो कि क्वेश्चन बार बार पुट अप हुआ है, तो आप ध्यान में रख लेना। एक आता है कि खारी नदी के किनारे एक शहर स्थित है जो कि विजयनगर आता है, जो कि ब्यावर डिस्ट्रिक्ट का शहर आता है। ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो वो अजमेर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था। उसके बाद में हमने नदी देखी थी डाई नदी, तो डाई नदी का उद्गम जो वो नसीराबाद अजमेर से होता है। ये भी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट आता है कि इसका प्रवाह क्षेत्र ये अजमेर से निकलती है। उसके बाद में अजमेर को विभाजित करके नया जिला केकड़ी बनाया गया था, तो केकड़ी में आ जाता है। और इसके साथ में जो है वो ये टोंक में राजमहल में जाके बनास नदी में मिल जाती है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो वो 3 जिलों में आता है। तो फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो आगे देखते हैं। अगली हमारी नदी आती है सोहद्र नदी या सहोदरा नदी। इस नदी का सहोदर नदी या सहोदरा नदी का उद्गम जो वो कहाँ से होता है? तो इस नदी का उद्गम जो अराय की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। सहोदर नदी या सहोदरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है अराय की पहाड़ी। अराय की पहाड़ी कहाँ पे आ जाती है? तो अजमेर में आ जाती है, सॉरी राजसमंद में नहीं आती है। अराय की पहाड़ी अजमेर से जो है वो सहोदरा या सहोदरा नदी का उद्गम होता है। और इस नदी के किनारे टोरडी सागर डैम आ जाता है, यानी कि एक डैम भी आता है टोरडी सागर डैम। ये कहाँ पे आता है? तो ये टोंक में आता है, जो कि सहोदरी या सहोदर नदी के किनारे जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों में आ जाता है, क्योंकि ये जो है वो इसका विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है या इसका संगम कहाँ पे जाके हो जाता है? तो ये जो है वो टोंक में, टोंक डिस्ट्रिक्ट में बनास से मिल जाती है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में आ जाता है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो एक तो आता है अजमेर में, क्योंकि अजमेर से तो निकलती है। उसके साथ में जो है वो नदी का प्रवाह क्षेत्र टोंक डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है।
नेक्स्ट हमारी नदी आती है मानसी नदी। तो मानसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिल्लोर के पहाड़ी। अगली नदी आती है मानसी नदी। मानसी नदी, मानसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिल्लोरा की पहाड़ी, सिल्लोरा की पहाड़ी, किशनगढ़, अजमेर से जो वो मानसी नदी का उद्गम होता है। मानसी नदी का उद्गम सिल्लोरा की पहाड़ी, किशनगढ़, अजमेर से इसका उद्गम होता है। और इसका त्रिवेणी यानी कि मानसी नदी जो वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है जोधपुर या टोंक में, यानी कि इसके द्वारा जो वो त्रिवेणी संगम का निर्माण किया जाता है, त्रिवेणी संगम का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि मानसी नदी, बांडी नदी और इसके साथ में जो वो बनास नदी। अब त्रिवेणी संगम का निर्माण इनके द्वारा कहाँ पे किया जाता है? तो जोधपुरिया टोंक में जो वो त्रिवेणी संगम का निर्माण मानसी नदी, बांडी नदी और बनास नदी के द्वारा किया जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में आ जाता है, यानी कि मानसी नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो मानसी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में आ जाता है। एक तो अजमेर में आता है, इसके बाद में दूदू में आता है। दूदू डिस्ट्रिक्ट जयपुर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था और इसके साथ में टोंक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आ जाता है। तो मानसी नदी का जो है वो प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में आ जाता है, अजमेर में, दूदू में और टोंक में। इसके बाद में नेक्स्ट नदी आती है बांडी नदी। नेक्स्ट रिवर आती है बांडी नदी। बांडी नदी, क्वेश्चन आता है कि बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सामोद या आमलोद की पहाड़ी, जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर ग्रामीण, इसके बाद में टोंक डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। इसका विलीन कहाँ पे जाके होती है, यानी कि ये नदी विलीन कहाँ पे जाके होती है? तो जोधपुर मतलब जयपुर में, जयपुर से बहती हुई टोंक में बनास नदी में विलय हो जाता है, यानी कि जयपुर में प्रवाहित होते हुए बनास नदी में जाके इसका विलय हो जाता है या मिल जाती है। अगली हमारी नदी आती है मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम चैनपुरा की पहाड़ी, जयपुर ग्रामीण से होता है, यानी कि अगली नदी आती है मोरेल नदी, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका उद्गम कहाँ पे होता है, कहाँ से होता है? तो चैनपुरा की पहाड़ी, चैनपुरा की पहाड़ी, जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है। मोरेल नदी का उद्गम चैनपुरा की पहाड़ी जो कि जयपुर ग्रामीण में आती है, वहां से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जो है वो 4 जिलों में आ जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 4 जिलों में आ जाता है, जिसमें कि जयपुर ग्रामीण, फिर उसके बाद में दौसा के बाद में करौली और सवाईमाधोपुर को विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, गंगापुर सिटी। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आ जाता है सवाईमाधोपुर में जो है वो मोरेल नदी के ऊपर मोरेल बांध बना हुआ है, यानी कि मोरेल डैम सवाईमाधोपुर के पिल्लू खेड़ा में बना हुआ है। फिर इस नदी का विलय कहाँ पे जाके हो जाता है? तो इस नदी का विलय हो जाता है, संगम हो जाता है खंडार सवाईमाधोपुर में जाके इसका विलय हो जाता है। खंडार सवाईमाधोपुर में जाके ये संगम हो जाता है, इसका विलीन हो जाता है बनास नदी में। इसके ऊपर मोरेल बांध बना हुआ है, मोरेल डैम कहाँ पे बना हुआ है? तो सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर के पिल्लू खेड़ा में।
तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की बनास नदी की, मतलब बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में, जिसमें कि हमने देखा था सहोदरी या सहोदरा नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अराई की पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। ये इसके ऊपर जो है वो टोरडी सागर, यानी कि इस नदी के ऊपर टोरडी सागर डैम बना हुआ है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है? टोंक डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, सहोदर नदी के ऊपर। इसका विलीन कहाँ पे जाके हो जाता है? तो टोंक डिस्ट्रिक्ट में जाके ये बनास में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 2 जिलों में आ जाता है, अजमेर में और टोंक में। मानसी नदी, मानसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिल्लोर की पहाड़ी किशनगढ़ अजमेर से मानसी नदी का उद्गम होता है। इसमें ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो कि कहाँ पे करती है? जोधपुर या टोंक में करती है। मानसी नदी, बांडी नदी और बनास नदी, तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में आ जाता है। अजमेर से तो इसका उद्गम होता है, फिर दूदू, जो कि जयपुर को विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और उसके बाद में टोंक में या बनास नदी में मिल जाती है। अगली हमारी नदी आती है बांडी नदी। तो बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सामोद व आमलोद की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से बांडी नदी का उद्गम होता है। बांडी की सहायक रिवर मानसी नदी आ जाती है। इसका विलीन कहाँ पे हो जाता है? तो जयपुर में बहती हुई ये टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। यानी कि इसका विलीन या संगम कहाँ पे होता है? तो जयपुर से प्रवाहित होती होती ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में जाके जो वो बनास नदी में मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जो वो 2 जिलों में आ जाता है, जयपुर ग्रामीण और उसके साथ में जो वो टोंक। अगली नदी आती है हमारी मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से जो वो मोरेल नदी का उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में आ जाता है? तो जयपुर ग्रामीण, उसके बाद में दौसा, दौसा के बाद में गंगापुर सिटी और उसके बाद में सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर में जो है वो मोरेल नदी के ऊपर मोरेल डैम बना हुआ है। मोरेल डैम सवाईमाधोपुर के पिल्लू खेड़ा में जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट आता है कि इसका विलय कहाँ पे जाके होता है? तो खंडार सवाईमाधोपुर में जाके जो वो मोरेल नदी का विलय हो जाता है। तो फटाफट से आप नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो है वो आगे बात करते हैं। अगली हमारी नदी आती है ढूढ़ नदी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन छोटी सी रिवर है, जिसका उद्गम होता है अचरोल जयपुर ग्रामीण से। ढूढ़ नदी, ढूढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है अचरोल, अचरोल जयपुर ग्रामीण से जो है इसका उद्गम होता है। विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है? तो जयपुर से प्रवाहित होती हुई दौसा में बनास नदी में विलय हो जाता है। यानी कि जयपुर में प्रवाहित होती हुई जो वो दौसा में मोरेल नदी में जाके विलय हो जाता है। जयपुर दौसा में बहती हुई मोरेल नदी में विलय। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि ये नदी ढूढ़ नदी जो आती है वो मोरेल नदी की सहायक नदी आती है। एक नदी आती है गंभीरी नदी, यानी कि गंभीरी नदी जो वो करौली डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम होता है। फिर इसका संगम कहाँ पे जाके हो जाता है? तो यमुना नदी में इसका संगम हो जाता है। संगम कहाँ पे होता है? तो यमुना नदी में। यमुना नदी में जाके जो वो गंभीरी नदी मिल जाती है। सपोटरा की पहाड़ी करौली से इसका उद्गम होता है। इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो कौन कौन से में आ जाते हैं? तो प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? तो करौली में तो होती है। इसके बाद में जो है वो करौली को विभाजित करके गंगापुर सिटी बनाया गया था। तो गंगापुर सिटी के बाद में जो है वो भरतपुर के बाद में धौलपुर के बाद में ये यमुना नदी में जाके जो वो विलीन हो जाती है या यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये तो ये हमारी बनास नदी की कंप्लीट सहायक रिवर यानी कि ढूढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अचरोल जयपुर ग्रामीण से ढूढ़ नदी का उद्गम होता है। ये मोरेल की सहायक रिवर आती है, क्योंकि जयपुर और दौसा में बहती हुई ये मोरेल नदी में जाके मिल जाती है। गंभीरी नदी का उद्गम जो वो सपोटरा की पहाड़ी करौली से होता है और ये यमुना नदी में जाके मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में आ जाता है? तो करौली को विभाजित करके गंगापुर सिटी बनाया गया था, उसके बाद में भरतपुर में, उसके बाद में धौलपुर में, और फिर जाके जो वो यमुना नदी में मिल जाती है। फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। बामनी नदी, इधर से नदी आती है
छोटी काली सिंध नदी। फिर नदी आती है काली सिंध नदी। इसमें इधर से नदी आती है परवन नदी। इसके बाद में इधर नदी आती है आहू नदी। ये रिवर जो आती है वो कौन सी नदी आती है? तो ये चंबल नदी आती है। चंबल नदी। इसकी चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें कि हमने ये जो है वो देखा था। अब ये नदी आती है, कौन सी नदी आती है? पार्वती नदी। इन नदियों के बारे में जो है वो डिटेल से मैंने आपको पहले जो है वो वीडियो में बता दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम देख रहे हैं जो कि आप ऐसे याद रख लेना कॉन्सेप्ट के रूप में। सीप नदी। इसके बाद में यहाँ पे नदी आती है कुन्नू नदी। ये जो है वो इधर वाली चंबल की सहायक नदियाँ आती हैं, और इधर जो आती है वो गुंजाली नदी। एक और नदी आती है यहाँ पे, इधर मिलती है गुंजाली नदी। ये तो चंबल नदी के बारे में चित्र हुआ। फिर एक नदी आती है इधर से बनास नदी। यानी कि हम जो है ये गंगा बेसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि ये चीज़ें, ये जो मैं मैप बना रही, मतलब ये जो चित्र बना रही हूँ, ये गंगा बेसिन का आता है। तो इसमें नदी आती है, यहाँ पे नदी आती है बेड़च नदी। यानी कि बनास में आके मिलती है बेड़च नदी, और बेड़च नदी में आके नदी मिलती है गंभीरी नदी। एक इधर से नदी आके मिलती है मेनाल नदी। ऐसा जो वो दिमाग के अंदर छापना है, यानी कि पूरी तरीके से दिमाग के अंदर जो वो इस डायग्राम को छाप लेना कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियाँ आ जाती है, बनास की कौन कौन सी सहायक नदी आती है, कौन सी नदी किस में आके मिलती है, किस प्रकार मिलती है। तो ये जो डायग्राम जो आता है वो आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये तो हुआ हमारा गंगा बेसिन। उसके बाद में जो है वो हम कुछ वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से इसका जो वो स्क्रीनशॉट लो आप। इतना सुंदर चित्र, मतलब बोर्ड साफ करने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं आता तब तक साफ करना ही पड़ेगा। स्मार्ट बोर्ड आने के बाद में आपकी इसकी पीपीटी बना देंगे, यानी कि पीडीएफ बना देंगे। पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा। इतने आप नोट्स खुद बनाओ देख के बोर्ड के ऊपर, और खुद स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। अब आप बोलोगे मैम राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो इससे रिलेटेड जो है वो बार बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है, तो इसी वजह से जो है वो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो जलप्रपात, कौन कौन से जलप्रपात आ जाते हैं, जिला, किस जिले में आ जाते हैं, किस नदी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चुलिया जलप्रपात। झील
बेरी जलप्रपात आ जाता है। यानी कि हम देख रहे थे राजस्थान के वाटरफॉल, राजस्थान के जलप्रपातों के बारे में, जिसमें कि हमने सबसे पहले देखा था चुलिया जलप्रपात, जो कि कहाँ पे आता है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। किस नदी के ऊपर आता है, तो चंबल नदी के ऊपर आता है। उसके बाद में मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी के ऊपर भीलवाड़ा में आता है। भील बेरी जलप्रपात जो आता है वो पाली में आता है। अरना झरना जलप्रपात जो है वो जोधपुर में आता है। देव जलप्रपात जो आता है वो भरतपुर में आता है। कौन सी नदी के ऊपर आता है, काकुंद नदी के ऊपर आता है। दमोहा जलप्रपात धौलपुर में आता है। किस नदी के ऊपर आता है, तो बांडी नदी के ऊपर आता है। ये जो है वो सारे वाटरफॉल आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर कंपटीशन एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं। तो आप ध्यान से जो है इनको देख लो। फिर हम जो है वो नेक्स्ट बात करते हैं कि नदियों के किनारे विकसित प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी आ जाती है। जैसे कि घग्गर नदी के किनारे पीलीबंगा, कालीबंगा ये सभ्यता आती है। तो उसी प्रकार की जो हम सभ्यताओं के बारे में देखेंगे। नदियों के किनारे विकसित प्रमुख सभ्यताएं। नदियों के किनारे प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी आ जाती है, तो पहले हम घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं। घग्गर नदी में जो है वो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल सभ्यताएं आ जाती है। तीनों सभ्यताएं जो है वो घग्गर नदी के ऊपर आ जाती है। एक जो है वो गिलुंड सभ्यता आती है। गिलुंड सभ्यता कहाँ पे आ जाती है, तो राजसमंद में आ जाती है। किस नदी के ऊपर आती है, तो भीलवाड़ा में आती है। कोठारी नदी के ऊपर बागोर सभ्यता, और ये कहाँ पे आती है, तो ये आ जाती है भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के ऊपर बागोर सभ्यता आती है, जो कि कहाँ पे आ जाती है, तो भीलवाड़ा में आ जाती है। बनास नदी के ऊपर गिलुंड सभ्यता आती है, जो कि राजसमंद में आती है। यानी कि ये जो है वो हम बात कर रहे थे राजस्थान के जलप्रपातों के बारे में, हमने देख लिया था। अब हम बात कर रहे थे राजस्थान के किनारे विकसित सभ्यताओं के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है उसके ऊपर कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता आ जाती है। उसके बाद में जो थोड़ा नीचे आती है हमारी नदी आ जाती है कातली नदी। कातली नदी के ऊपर सुनारी सभ्यता नीमका थाना जिले में आती है। पहले ये जो है हमारे झुंझुनू में आती थी गणेश्वर सभ्यता, लेकिन अभी जो है वो नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट जब अलग विभाजित करके बनाया गया था, जो कि मैंने आपको वीडियो मतलब पहले जो वो पढ़ा दी है वीडियो में, तो आप जरूर देख लेना। तो सुनारी सभ्यता नीमका थाना जिले में, उसके साथ में गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में। ये दोनों सभ्यताएं किस नदी के ऊपर आ जाती है, तो कातली नदी के ऊपर आ जाती है। और फिर इसके बाद में हम थोड़ा नीचे और आते हैं, तब राजसमंद आता है। राजसमंद में जो वो बनास नदी के ऊपर गिलुंड सभ्यता आती है। और उसके बाद में जो वो इधर की तरफ जाते हैं तो तिलवाड़ा जो वो बालोतरा में आता है। लूनी नदी के ऊपर जो वो सभ्यता आती है तिलवाड़ा सभ्यता, जो कि कहाँ पे आता है, बालोतरा में। नीचे आते हैं तब नदी आती है बेड़च नदी। बेड़च नदी के ऊपर कौन कौन सी सभ्यताएं आ जाती है, तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में आती है। बालाथल सभ्यता उदयपुर में आती है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में आती है। इसके बाद में ऊपर जो है वो नदी आती है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जो है उसके ऊपर बैराठ सभ्यता आती है, जहाँ पर बाबरू शिलालेख मिला था। और जो है वो अशोक के शिलालेख भी जो है वो हमें बैराठ सभ्यता से मिले, जो कि हम जो वो सभ्यता वाला टॉपिक करवाएंगे तब उसमें जो वो डिटेल से आपको पूरी तरह से पढ़ाएंगे। और फिर जो है वो हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे आ जाते हैं, तो कोटपुतली बहरोड जिले में आ जाते हैं। कोटपुतली बहरोड जिला जो वो जयपुर ग्रामीण को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था। नेक्स्ट सभ्यता आ जाती है साबी नदी। साबी नदी जो है उसके ऊपर जोधपुरा सभ्यता आ जाती है। जोधपुर नाम देख के जो वो जोधपुर मत करना, क्योंकि इसका आंसर आ जाता है कोटपुतली बहरोड। ये पहले जो वो जयपुर में आते थे, लेकिन अभी जो ये कोटपुतली बहरोड में आती है। नेक्स्ट आता है कोठारी नदी। कोठारी नदी के ऊपर कोठारी नदी के ऊपर जो है वो मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके ऊपर बागोर सभ्यता आती है। बागोर सभ्यता जहाँ पे आती है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष हमें मिले हैं। ये सभ्यता कहाँ पे आ जाती है, तो भीलवाड़ा में आ जाती है। तो आप ये फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो आगे देखते हैं। 0.90% बनास नदी का आता है।
यानी कि हम बात कर रहे थे कि अपवाह श्रेणियाँ क्या होती है, तो एक नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो कोई अपवाह क्षेत्र होता है उसको हम अपवाह श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी कि एक नदी व उसकी जो सहायक नदियाँ जो होती है उनका जो अपवाह क्षेत्र जो होता है उसको हम अपवाह श्रेणी के नाम से जानते हैं। राजस्थान की जो मुख्य नदियां आती हैं उनका अपवाह क्षेत्र में कितना योगदान आता है, कितना प्रतिशत योगदान आता है, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का कितना प्रतिशत आता है, तो 20.90% जो वो चंबल नदी का आता है। फिर लूनी नदी का कितना आता है, तो 10.40% लूनी नदी का आता है। उसके बाद में माही नदी का कितना आ जाता है, तो 4.80% माही नदी का। साबरमती नदी का कितना आता है, तो 1.00% जो है वो साबरमती नदी का। और बनास नदी का 0.90% जो है वो इस बनास नदी का आ जाता है, 0.90%। तो ये तो हुई हमारे जो है वो राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में जितने भी डिटेल से हो सकता था वो पूरे डिटेल से मैंने आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। और कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, जो कि हम जो है वो आपको पढ़ा देंगे। एंड नेक्स्ट आता है कि हाँ अब जो है वो नदियों के पास में कौन कौन से छोटे छोटे शहर आते हैं, कौन से छोटे छोटे नगर आते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो वो सभी चीज़ें जब मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई थी तब उसमें जो वो बता दी है, तो वो पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप जो वो इनके सभी के नोट्स बना लेना और जो है वो इनका जो है वो अच्छे से नोट्स बना के बार बार रिवाइज कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। राजस्थान के अपवाह तंत्र में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से नहीं छूटेगा, यानी कि यहाँ से गलत नहीं होगा। अगर आपने इतने जो मैंने पढ़ाए हैं वो सारे वीडियो देख लिए हैं, उनके नोट्स बना लिए हैं और उनको बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो आपका जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एंड नेक्स्ट बात आती है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।